हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोग आज कहानी विधा पर चर्चा करेंगे और उसमें हमारी पहली कहानी होगी एक टोकरी भर मिट्टी। और ये आपके नेट के सिलेबस में लगी हुई कहानी है, जिसका कि प्रकाशन वर्ष है आपका 1901। और यह कहानी आपके छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और इसके लेखक हैं माधवराव सप्रे। तो जैसा कि कहानियों से जब भी प्रश्न बनते हैं तो या तो पंक्तियां पूछ दी जाती हैं, या तो पात्र पूछ दिए जाते हैं, या पात्रों के रिलेशन पूछ दिए जाते हैं कि किसका किससे रिलेशन क्या क्या है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग कहानियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। यदि नहीं भी देखे होंगे तो देखने का प्रयास करिएगा। बाकी हम आइए कहानियों को पढ़ते हुए ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपके यूजीसी नेट में किस तरह से इस पर प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। यानी कि इसकी पहली पात्र हो जाएगी विधवा। जमींदार साहब, दूसरा जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति, इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू की एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चली गई थी। यानी कि अगर पूछ दिया जाए कि जो बुढ़िया थी उसकी जो पोती थी उसकी उम्र कितने वर्ष थी, तो 5 वर्ष थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धकाल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती है तो मारे दुख के फूट फूट के रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई। आगे हम लोग देखते हैं। ये छोटी सी कहानी है, इसलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कहानियों को पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। ये कहानियाँ मैं आपके PDF प्रिंट कराने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग प्रिंट करवा लीजिएगा और इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। यानी कि यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कोर्ट कचहरियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसका भी वर्णन लेखक इस कहानी में किया है कि किस तरह से पैसे पर काम करवाया जाता है। और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहाँ पहुँची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी।
इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जानते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभालकर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से कहा, प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी मुझसे न उठाई जाएगी। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए कि क्या बोले थे। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा ने उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन, तो इस कहानी में आपको हृदय परिवर्तन दिखाई देगा गांधीवादी दृष्टि के माध्यम से। बाकी इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को भी हम लोग देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में माधवराव सप्रे इसके लेखक हैं। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी। यानी कि पूछा जाए कि यह किस पत्रिका में प्रकाशित थी, एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में। और आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इसे माना जाता है। और किसने इसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना? तो देवी प्रसाद वर्मा ने इसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। उसके बाद इसमें पात्रों को देख लेते हैं। तो इसमें आपके पात्र मिलेंगे विधवा औरत, उसकी 5 वर्ष की पोती और जमींदार साहब। बाकी गौण पात्रों के रूप में आपको विधवा जो औरत है उसका पति, उसके बाद उसका पुत्र, उसके बाद उसकी पत्नी, ये तीनों चीज़ों का भी जिक्र आया है। बाकी इस कहानी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसमें अपनत्व की भावना को दिखाया गया है कि किस प्रकार से जमीन से लगाव वो विधवा जो स्त्री थी उसका था। आजकल भी जमीन से लगाव देखेंगे आप गांव क्षेत्रों में, तो लोगों का जमीन से बहुत लगाव है। जमीन लोग बेचते नहीं हैं, क्योंकि जो वो जमींदार वर्ग थे, पहले जमीन रखने का अधिकार उन्हीं लोगों को था। निम्न वर्गों को जमीन अपने नाम से रखने का अधिकार नहीं था। वे सब जोत वो खा सकते थे, हल चला सकते थे, बस यही उनका काम था। ये 1795 ईस्वी में इस पर कानून आया, जिससे निम्न वर्गों को भी जमीन उनके नाम से दी जाने लगी।
तो इसलिए लोग ज़मीन को अपने पास से हटाते नहीं हैं, यानी बेचते नहीं हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका कि पुलिस, कचहरी और अदालतों में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी चित्रण इस कहानी में देखने को मिलता है। इस कहानी के माध्यम से जमींदार की सामंतवादी व्यवस्था की स्वार्थी एवं धन लोलुपता का भी वर्णन किया गया है। और यह पहली ऐसी कहानी है जिसमें पात्रों का नामकरण नहीं है, यानी कि जैसे विधवा जो है तो उसका नामकरण कुछ नहीं है, सिर्फ विधवा लिख दिया गया है। यानी उसकी पोती है तो सिर्फ पोती लिख दिया गया है, पोती का क्या नाम था ये नहीं बताया गया। जमींदार साहब थे, सिर्फ जमींदार साहब हैं, उनका नाम क्या है ये नहीं बताया गया है। तो ये चीज़ें भी आप लोग देख लीजिएगा। अगला है पॉइंट कि ये हृदय परिवर्तन पर आधारित कहानी है। टोकरी से भरी हुई मिट्टी विधवा तथा उसके परिवार के सदस्यों एवं पूर्वजों की इच्छा, आशा, आकांक्षा तथा संवेदनाओं का प्रतीक है। और इसमें गांधीवादी सिद्धांत का भी प्रयोग किया गया है कि बिना मार के अहिंसा के पथ पर चलते हुए किस तरह से विधवा ने जमींदार साहब से अपनी झोपड़ी ले ली। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि इसमें ये सब पॉइंट देखने को मिलते हैं। बाकी इसको माधवराव सप्रे जी लिखे हैं तो उन पर भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में इनसे भी प्रश्न आ सकता है। तो माधवराव सप्रे का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1926 ईस्वी में हुई थी। इनका जो जन्म है वो छत्तीसगढ़ राज्य के दमोह जिले में पथरिया नामक गांव में हुआ था। इनके कुछ महत्वपूर्ण काम हैं वो देख लीजिए। 1900 ईस्वी में जब छत्तीसगढ़ में एक भी प्रेस नहीं था, तब इन्होंने बिलासपुर गांव में एक पेंड्रा नामक स्थान से छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका निकाला। यानी अगर छत्तीसगढ़ मित्र किस प्रकार की पत्रिका थी आपसे पूछा जाए तो मासिक प्रकार की पत्रिका थी। उसके बाद सप्रे जी ने लोकमान्य तिलक के मराठी केसरी, जो लोकमान्य तिलक का पत्र था, उसको इन्होंने हिंदी केसरी के रूप में छापना प्रारंभ किया। यानी कि हम देख सकते हैं कि सप्रे जी को मराठी भाषा का भी अच्छा ज्ञान था और हिंदी का भी। उसके बाद 1921 ईस्वी में इन्होंने रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना किया। तो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना इन्होंने रायपुर में किया 1921 ईस्वी। उसके बाद इन्होंने 1924 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन देहरादून अधिवेशन में सभापति भी, यानी कि 1924 में ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी थे देहरादून अधिवेशन के। उसके बाद नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला प्रकाशित इन्होंने किया था। ये चीज़ें भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इन्होंने जानकी देवी महिला पाठशाला की भी स्थापना की रायपुर में। यानी कि ये दो विद्यालय चलाए थे, जानकी देवी महिला पाठशाला और राष्ट्रीय विद्यालय। ये दोनों विद्यालय इन्होंने छत्तीसगढ़ में चलाया था। उसके बाद ये कर्मवीर के प्रकाशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है। कर्मवीर पत्रिका है, इसके प्रकाशन में भी इनकी भूमिका रही है। इनको जब मराठी भाषा का अच्छा ज्ञान था तो इन्होंने मराठी के अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। उसके बाद इनकी कुछ रचनाएं हैं, सीखने योग्य बातें, हमारे सामाजिक ह्रास के कुछ कारणों पर विचार, माधवराव सप्रे की कहानियाँ। इनकी 3 रचनाएं मिलते हैं। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यदि एक टोकरी भर मिट्टी से कोई भी अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप लोग गलती नहीं करेंगे और सही सही उत्तर दे सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।